again in Eclair International online classes. In the previous video lecture we have done about the electrical potential difference. Today we are going to start the next topic of this chapter, that is Ohm's law. देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने बात की थी. और इससे अपन ने वोल्ट में मेजर किया था, राइट. आज जो टॉपिक है आपका वो है ohm's लॉ. देखिए ohm's लॉ बेसिकली है क्या? ohm's लॉ है एक रिलेशन. किसका रिलेशन? टू फैक्टर्स का जो कि इलेक्ट्रिसिटी में अपन लेते हैं. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस. किसने दिया ये रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप जो दिया गया था वो दिया था ग्रेगर जॉर्ज साइमन आपके ओम ने. तो जॉर्ज साइमन ओम ने जो रिलेशन दिया, जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने जो रिलेशन दिया 1827 में किसके बीच दिया था? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, मींस I और V के बीच. क्या था वो रिलेशन? उन्होंने कहा था कि किसी भी कंडक्टर के टू एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसमें से पास होने वाली, यानी उस कंडक्टर में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर. मींस V will be directly proportional to the I. ये ohm's लॉ कहलाता है किसी भी कंडक्टर के लिए. जब आपको पता है कि अगर आप किसी भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा रहे होते हैं तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको यहाँ पे यूज करना होता है. तो जब ohm's लॉ की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया जाता है तो हम सिंबल के प्लेस पे जो कांस्टेंट यूज करते हैं दैट इज R. क्या यूज करते हैं? सिंबल या कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या यूज किया जाता है? R यूज किया जाता है. मींस V इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे I R, जहां पर R क्या है? एक कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. ये R क्या है भाई? रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस देखिए किसी भी कंडक्टर के अंदर से या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो ऐसा तो है नहीं कि सबके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलता है. यानी कुछ जो होते हैं वो हाईली कंडक्टर होते हैं, यानी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर जिनको बोल सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं. तो वो डिफरेंस किस में आ रहा है? उसकी रेसिस्टेंस में आ रहा है. बेसिकली रेसिस्टेंस है क्या? रेसिस्टेंस वो रेसिस्टिविटी है, या यूं कह दे कि रेसिस्टेंस वो एक तरीके से हिंड्रेंस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी कंडक्टर में से पास होने के लिए प्रोहिबिट करती है, यानी रोकता है. मींस हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसी अगर फॉर्मूले से आप देखें तो I इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? V बाई R लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर आप रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो जिस भी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसमें से करंट डिक्रीज हो जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये है कि R अगर इंक्रीज हुआ तो I डिक्रीज हो जाएगा, और R अगर डिक्रीज होता है तो I इंक्रीज हो जाता है. इसका मतलब है कि अगर किसी भी
कंडक्टर के अंदर से या जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है उसमें से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो उसमें अगर बहुत अच्छी अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है मीन्स वो लो अमाउंट में रेसिस्टेंस रखता है, यानी प्रोहिबिशन उसमें नेग्लिजिबल है। जैसे कि मेटल्स हैं, अलॉयज हैं, इनके अंदर जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी जो इनकी होती है, रेसिस्टिविटी इज द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें अपन एक अलग यूनिट के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली जो रेसिस्टिविटी होती है वो हिंड्रेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स के या इलेक्ट्रिक करंट के किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास होने से, और उसके बेस पे हम कैटेगरीज डिफाइन करते हैं कि कौन इंसुलेटर है, कौन आपके कंडक्टर है, तो उनको अपन फिर उसकी बेस पे अपन क्या करते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं। तो रेसिस्टेंस भी एक तरीके से वैसा ही है। आपने देखा होगा कि डे टू डे लाइफ में पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, वेरिएबल रेसिस्टेंस यूज कर रहे होते हैं, रियोस्टेट जिसको अपन बोल रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने को पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं लाना होता है, बट वी वांट टू डिफर द इलेक्ट्रिक करंट विद इन द एपरेटस। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि उसके रेसिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, और उस रेसिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करके आप उसके इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट में डिफरेंस ला सकते हैं। तो ऐसे एपरेटर्स जो इस वर्क डन को करने के लिए एबल होते हैं, इसमें सपोर्ट करते हैं, उनको कहा जाता है वेरिएबल रेसिस्टेंस या फिर उनको रियोस्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेगुलेटर्स बेसिकली इसी का एक एग्जांपल आप मान सकते हो। तो इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ जो कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं, यानी एक इजी और स्मूथ वे उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जिनके अंदर रेसिस्टेंस कम होता है, और जिनके अंदर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है वो हिंड्रेंस पैदा करते हैं, और हिंड्रेंस होने की वजह से उनमें इलेक्ट्रिसिटी या तो बहुत कम पास हो रही होती है जैसे कि पुअर कंडक्टर्स में, या फिर पास ही नहीं हो रही होती है जैसे कि ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक्स हैं, इनके अंदर पास नहीं होती है, तो इनको क्या कहा जाता है, फिर इंसुलेटर्स कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, इफ यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर, देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने V लिया है और यहाँ पर अगर आपने I लिया है, इलेक्ट्रिक करंट लिया है, then you will get a straight line between the both जो भी आपने डाटाज लिए हैं V और I, उनके बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बोथ एक्सिस के बीच में। तो ये स्ट्रेट लाइन किसको एक्सप्लेन करती है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I। अगर V इंक्रीज होगा देन I ऑल्सो विल इंक्रीज, और अगर V डिक्रीज होगा देन I ऑल्सो विल डिक्रीज। तो ये आपका ओम्स लॉ है जो कि क्या बताता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर उसके एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो I भी इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है किसी भी फैक्टर्स में, जो कंडक्टर्स में या इंसुलेटर्स के अंदर अगर आप डिफरेंस देखना चाहें इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे, तो आप क्या कहेंगे कि किन किन चीजों के ऊपर ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं या रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बेसिकली अगर रेसिस्टेंस अफेक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी अफेक्ट होगा ही होगा। लेकिन अगर रेसिस्टेंस की बात की जाए जो कि R होता है, और R की अगर यूनिट की बात करें सबसे पहले, तो आपने ओम लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल्स टू क्या डिफाइन कर सकते हो आप, देखिए V इज इक्वल्स टू आपके पास है I R। तो R अगर आपको निकालना है तो आपके पास आएगा V डिवाइडेड बाय I। तो R की यूनिट अगर निकालनी है, R यूनिट अगर निकालनी है तो आप क्या कह सकते हो कि R की जो यूनिट होती है उसे ओम में हम यूज करते हैं यूनिट को, और इसका एक सिंबल होता है जिसे इस तरीके से शो किया जाता है, सिंबलाइज करने के लिए अपन इस तरीके से इसे यूज करते हैं। ठीक है, ये
होता है। तो 1 ओम विल बी इक्वल टू द 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। तो 1 ओम का मतलब क्या है, या यूं कह दे कि अगर 1 ओम की डेफिनेशन आपको डिफाइन करने के लिए बोले तो आप क्या डिफाइन करेंगे? इफ एनी कंडक्टर हैज 1 volt difference between the both ends, and if you passing 1 ampere electric current through it, then resistance of its will be 1 ohm। यानी एक आपके पास कंडक्टर है जिसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का है, और इसमें से अगर आपने 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास किया है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। तो ये हो गई आपके 1 ओम की डेफिनेशन। इसके बाद अगर अपन बात करें कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है या किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, तो देखिए एक रिलेशन जो इससे पहले अपन ने निकाला था, दैट इज I इज इक्वल्स टू V बाई R। तो उससे आप बहुत सारे मतलब सिंपल से क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं कि I इज इक्वल्स टू अगर V बाई R है, तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर आपने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, तो बताइए कि उसकी करंट जो है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपने हाफ कर दिया या डबल कर दिया तो उधर भी वैसा ही इफेक्ट होगा। अगर हाफ किया है तो वो डबल हो जाएगा, और अगर आपने इधर डबल कर दिया है तो वो हाफ हो जाएगा। मींस अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अलावा फिर फैक्टर्स से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फैक्टर्स के अंदर किन किन चीजों को लेते हैं अपन? फैक्टर्स में लेते हैं लेंथ को, क्रॉस सेक्शन एरिया को, और साथ में नेचर को। नेचर किसकी होती है? मटेरियल की नेचर, यानी जिस भी मैटर को आप यूज कर रहे हो वो फॉर द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका नेचर कैसा है? वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है या अलॉय है। तो उसके बेस पे हम बताते हैं कि किस थिंग की या किस वाली कैटेगरी की कंडक्टिंग पावर या इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की पावर कितनी है, किस हिसाब से वो पास करेगा इलेक्ट्रिक करंट, उसमें कितना पास हो पाएगा, या वो गुड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर कौन सी कैटेगरी है उसकी। तो उन फैक्टर्स के बारे में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। देखिए अगर आप बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो आपके किसी भी वायर जो भी आप ले रहे हैं या जो भी कंडक्टर आप ले रहे हैं उसकी लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। या यूँ कह दें कि अगर आपने बहुत बड़ा वायर लिया और एक छोटा वायर लिया है तो इलेक्ट्रिक करंट किस में ज़्यादा पास होगा? छोटे वाले में ज़्यादा तेज़ी से पास होगा बजाय किसके? बड़े वाले के, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका कम होगा। तो यूँ कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द वायर या मटेरियल या फिर कंडक्टर। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L। बट क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर अपन बात करें, देखो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो छोटे ऑपरेटर्स आते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट की नीड थोड़ी कम होती है, तो उनमें वायरिंग देखा करो बहुत बारीक सी होती है, छोटी सी होती है, पतली सी होती है, ठीक है। और जैसे जिसके अंदर हाई वोल्टेज पावर जनरेट हो रहा होता है या जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट ज़्यादा हो रहा होता है, जैसे कि केबल्स होती है बड़ी बड़ी, तो उनकी साइज देखा करो कितनी मोटी होती है। तो जितने ज़्यादा मोटी होती है ना उसमें इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा पास होता है, मींस उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको अपन A से सिंबलाइज करेंगे, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यानी लंबा तार इलेक्ट्रिक करंट जो पास करेगा वो कम करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि मोटा तार जो होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोटा तार जो होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा अमाउंट में पास होगी, यानी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम रिलेशन की जब अपन बात करते हैं, और हाँ थर्ड कैटेगरी नेचर ऑफ द मटेरियल, तो नेचर जो होता है वो
आप पिछले चैप्टर में भी डिस्कस करा था अपन ने मेटल वाले के अंदर कि मेटल्स जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है, जबकि नॉन मेटल्स जो होती है वो बैड कंडक्टर मानी जाती है। ठीक है, और मेटल्स में भी कुछ गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स जिसमें अपन ने इंक्लूड किया था। तो क्या कह सकते हैं कि नेचर जो होती है ना मेटल की, वो भी क्या होती है, एक फैक्टर होती है जो कि आपके इलेक्ट्रिक करंट को डिफर करती है, या पोटेंशियल डिफरेंस उसमें या रेजिस्टेंस उसके अंदर डिफर होता है। मींस अकॉर्डिंग टू नेचर वी आल्सो कैन से दैट डिफरेंट नेचर विल शो द डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि अगर अपन बात करें वायरिंग्स के लिए, तो वायरिंग्स आपने देखा होगा कॉपर वायर की होती है ना। तो क्यों होती है? सिल्वर एंड कॉपर बोथ आर द गुड कंडक्टर मेटल्स, है ना। लेकिन सिल्वर के वायर्स तो अपन लगा नहीं सकते क्योंकि इतनी महंगी मेटल होती है, तो सिल्वर के वायर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो ये एपरेटस वगैरह या जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स को अपन यूज कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के वायर्स यूज किए जाते हैं, बिकॉज बोथ आर द गुड कंडक्टर्स ऑल्सो। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो नेचर ऑल्सो अ फैक्टर which can differ the resistance, है ना। तो ये भी एक फैक्टर हो जाएगा जिसके बेस पे आप रेजिस्टेंस को क्या कह सकते हैं कि वो डिफर होगा। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स में अपन ने लिए पहले दो फैक्टर्स, एक लेंथ से रिगार्डिंग और एक एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। सबसे पहले अपन ने बात करी लेंथ की, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, तो अगर आप इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दें और इसको सेकंड इक्वेशन नाम दें, तो यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ बोथ इक्वेशंस, बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की हेल्प से, यानी दोनों को अगर बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आफ्टर कंबाइनिंग, दोनों को कंबाइन कर लीजिए। कंबाइन करने के बाद आपके पास आएगा R इज प्रोपोर्शनल टू द L डिवाइडेड बाय A, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, तो ये आपके पास एक न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब जैसे कि मैंने पहले ही बात करी है कि प्रोपोर्शनल का सिंबल अगर आप हटा रहे हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूज करते हैं दैट इज रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा रो, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। तो ये है आपका कांस्टेंट जिसको क्या कहा जाता है? रो। ठीक है, और ये क्या है? रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब यहां देखिए, अगर रेसिस्टिविटी की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो किस तरह से इसको निकालेंगे आप? इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो इसको। रो इज इक्वल्स टू क्या होगा? R मल्टीप्लाई में चला जाएगा A के और L डिवाइड में आ जाएगा, तो R इंटू A डिवाइडेड बाय L मीन्स रो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड रेजिस्टेंस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इसकी यूनिट की बात की जाए, यूनिट ऑफ रो, इसकी यूनिट की अगर अपन बात करते हैं तो यूनिट देखिए, R की यूनिट अपन ने क्या निकाली थी? ओम। एरिया किसमें आप लेते हैं? मीटर स्क्वायर में, और लेंथ आप किसमें लेंगे? मीटर में। तो निकाल सकते हैं आप। R की यूनिट आपके पास है ओम, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A इज मीटर स्क्वायर, L इज इक्वल्स टू मीटर। तो देखिए रो की यूनिट आपके पास आ गई ओम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल मीन्स आपके पास आएगी ओम मीटर रो की यूनिट, या फिर आप
रो की यूनिट को ओम मीटर भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रेसिस्टिविटी की यूनिट। अब देखिए रेसिस्टिविटी कहाँ काम आती है। रेसिस्टिविटी एक क्या मान सकते हैं, फैक्टर है जो कि आपके इंसुलेटर्स को, कंडक्टर्स को, इनको डिफाइन करने में काम में लिया जाता है। जैसे अगर मेटल्स और अलॉयज की बात की जाए तो उनकी रेसिस्टिविटी जो होती है वो होती है 10⁻⁻⁸ -8 ओम मीटर टू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। इसका मतलब क्या है, बहुत कम, माइनस में जा रही है ना, माइनस में जा रही है रेसिस्टिविटी, मतलब कि रेसिस्टिविटी बहुत कम है, रेसिस्टेंस उसका बहुत कम है, बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास कैटेगरीज हैं, एक टेबल दे रखी है आपको, अगर आप देखेंगे तो उस टेबल के अंदर आपको दे रखा है कंडक्टर, अलॉयज और इंसुलेटर का एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है एट द टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें डिफरेंट आपके मेटल्स को और अलॉयज को और इंसुलेटर्स को डिफाइन किया हुआ है विद देयर रेसिस्टिविटी। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी मेटल्स हैं उनकी सबकी जो रेसिस्टिविटी है वो माइनस की पावर्स के अंदर है, जबकि अगर आप इंसुलेटर्स की देखें तो पॉजिटिव में है वो भी बहुत ज्यादा, 10⁻10 to 10⁻17, 10⁻17 to 10⁻22, इतनी ज्यादा इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि मेटल्स एंड अलॉयज आर गुड कंडक्टर बिकॉज दे हैव अ लो रेसिस्टिविटी। जबकि किसकी बात करें, इंसुलेटर्स की अगर अपन बात करें तो उनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, मींस दे आर नॉट एबल टू पास द इलेक्ट्रिक करंट इन अ गुड अमाउंट, ज्यादा अमाउंट के अंदर यूँ कहते हैं कि वो बिल्कुल पास करने के लिए एबल नहीं होते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। अब अगर बात करें अपन इम्पॉर्टेंट थिंग जो अराइज होती है, एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पास कि मैम अलॉयज जो हैं वो मेटल वाले चैप्टर के अंदर से हटा दिए गए, बट अलॉयज इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हो सकता है कि सैम्पल पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हों आपके पास, क्योंकि बच्चे का क्वेश्चन था कि अलॉयज से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स में है, तो मे बी पॉसिबिलिटी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका क्वेश्चन क्या है सैम्पल पेपर में, बट हो सकता है कि वो क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो, क्योंकि अलॉयज के बारे में यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। अब वो डिस्क्रिप्शन है क्या, अलॉयज के बारे में क्या डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर अपन अलॉयज के बारे में बात कर रहे हैं तो अलॉयज जो होते हैं जिस मेटल से बने हुए होते हैं, उस मेटल के रिगार्डिंग उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या उसके अंदर से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो हीटिंग इफेक्ट होता है उनका, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हीट थोड़ी सी जनरेट होती है, तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है किनका, अलॉयज का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। मींस क्या कह सकते हैं कि अलॉयज जो होते हैं वो उस जिस मेटल से बने हुए होते हैं उतने अच्छी कंडक्टर नहीं होते हैं, जैसे कि कॉपर और जिंक, उनसे बना हुआ जो अलॉय होता है वो उतना कंडक्टर नहीं होता है जितने कि कॉपर और जिंक होते हैं। आपने वैसे वो चैप्टर ही डिलीट हो गया, वो पार्ट जो है अलॉय वाला वो पूरा पार्ट डिलीट हो गया, तो आपने नहीं स्टडी किया होगा, ब्रास वगैरह और उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो वो आपने नहीं पढ़े हैं। तो उसकी ध्यान रखिएगा बेटा कि उसके अंदर जो अलॉय होता है वो ज़्यादा रेसिस्टेंस रखता है बजाय किसके, उस मेटल्स के जिससे वो बना है। तो क्या कह सकते हैं कि जो अलॉयज होते हैं, पहला अगर क्या कहें कि पहली जो इम्पोर्टेंस या पहली जो डिफरेंस है अलॉय की किससे, मेटल से, वो क्या है कि रेसिस्टिविटी जो होती है ना अलॉय की, वो हायर होती है उस मेटल से जिससे वो बना हुआ है। पहली प्रॉपर्टी, अलॉय हैज द हायर रेसिस्टिविटी देन द मेटल व्हिच इज फॉर्मिंग इट, जिससे वो बन रहा है उससे ज्यादा रेसिस्टिविटी उसकी होगी। दूसरा, हीटिंग इफेक्ट अलॉय के अंदर ज्यादा होगा बजाय किसके, मेटल के। और यही रीजन है कि अलॉयज को जितने भी एपरेटस बनाए जाते हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं उनमें अच्छा माना जाता है, जैसे कि टोस्टर या फिर आयरन, इनको बनाने के लिए हम अलॉयज को यूज कर रहे होते हैं। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कि अलॉयज जो होते हैं वो मेटल की बजाय लेस अमाउंट में ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं
या यूं कह दें कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो मेटल का बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि अलॉयज का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। बेसिकली अपन कोरोजन फ्री बनाने के लिए, मेटल्स को कोरोजन फ्री बनाने के लिए ही तो किसका फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, अलॉय का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो पहला डिफरेंस आ गया आपके पास कि अलॉयज हैव हायर रेसिस्टिविटी than the metal which is forming it. Second one, it is good in heating effect than the metals. और third one, it is most क्या कह सकते हैं, corrosion free, या फिर it can't be oxidized just like the metals which is forming it. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कम होगा, रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी और हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गुड मेटलॉइड्स, अलॉयज कह सकते हो या फिर गुड मटेरियल कह सकते हो फॉर द फॉर्मिंग ऑफ apparatus which is using in the heating effects just like toasters, just like irons. ठीक है, इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टंगस्टन का। टंगस्टन एक मेटल है जो कि किसमें काम में लिया जाता है, आपके जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं यानी इलेक्ट्रिक apparatus के अंदर काम में लिया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास करके और वो आपको लाइटनिंग क्रिएट करने के लिए यूज किया जा रहा होता है। तो टंगस्टन जो बल्ब फिलामेंट वगैरह में काम में लिया जाता है, क्यों काम में लिया जाता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और उसका हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसे यूज़ किया जा रहा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि विच मेटल इज यूज्ड इन द फॉर्मिंग ऑफ फिलामेंट्स ऑफ बल्ब्स। तो आपको ध्यान रखना होगा कि टंगस्टन को यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा वाला यूज़ किया जा रहा है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर अपन करेंगे आपके रेसिस्टेंस के सीरीज के बारे में, यानी सिस्टम्स के बारे में, कि रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस वगैरह जो होते हैं वो कितने कॉम्बिनेशंस में पाए जाते हैं। यानी दो कॉम्बिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो उनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का टाइमिंग हो गया है आई होप। तो आज जो पढ़ाया है आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको प्रॉब्लम्स चल रही है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और मैं उसको जहाँ तक हो सकेगा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी वीडियो में। और फिर हो सकता है कि नेक्स्ट उसमें इस वाले वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक से लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाए, तो हो सकता है कि अपन लाइव क्लास के अंदर उन प्रॉब्लम्स को ले लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।